हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा स्पेशल बायोलॉजी को कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट नंबर चैप्टर जो दिया गया है जीव विज्ञान की शाखाएं, उसके बाद कोशिका, उसके बाद उत्तक, सभी के सभी टॉपिक को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? बताएंगे। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य पालन हो जाएगा। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन हो जाएगा। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, सेरिकल्चर रेशम की प्राप्ति के लिए रेशम के कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर क्या है? यह वीडियो मैं खुद के लिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे पास पीडीएफ हो चुके हैं और पीडीएफ रहने के बाद मैं उतना पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। वीडियो रहता है तो थोड़ा रिवीजन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। विटीकल्चर क्या है? आप लोग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा मेरे ख्याल से। विटीकल्चर क्या है? तो अंगूर की खेती क्या कहलाता है? विटीकल्चर। सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर, आम की खेती हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अंगूर में सबसे ज़्यादा टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है और यह भूमध्य सागरीय वाले वनों में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को कहेंगे ऑर्निथोलॉजी। सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरिकल्चर यह संबंधित है रेशम की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी थोड़ा फास्ट आंसर देने का प्रयास करिएगा क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट इसे कंप्लीट करूंगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पशु व्यवहार का सबसे अच्छा वर्णन इथोलॉजी। इथोलॉजी। मानव जाति का अध्ययन हो जाएगा इथनोलॉजी। मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाएगा? इथनोलॉजी कहलाएगा। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट रचनात्मक गुणों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान के नाम से, एम्ब्रियोलॉजी के नाम से। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत ही यकृत का, लीवर का अध्ययन किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे? वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है अर्कनोलॉजी। अर्कनोलॉजी। चींटी का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी। सौरोलॉजी का अध्ययन है, सारोलॉजी का अध्ययन है। सारोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है। जबकि सेरोलॉजी, सेरेलॉजी के अंतर्गत ब्लड सीरम का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑन्कोलॉजी यह जुड़ा हुआ है कैंसर से, कैंसर से जुड़ा हुआ है। मृग संबंधी विफलता मतलब किडनी का अध्ययन किस में होता है? नेफ्रोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी। ओओलॉजी अंडा का अध्ययन और ओटोलॉजी कान का अध्ययन, ओटोलॉजी कान का अध्ययन। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने का, सपने का अध्ययन। नींद का अध्ययन हाइप्नोलॉजी कहलाता है। HYPNOLOGY, हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे इकोलॉजी, इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आगे 2 नंबर साइटोलॉजी को देखेंगे, कोशिका विज्ञान को देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। आंसर हो जाएगा डी, पेड़ के छाल का निरीक्षण करते हुए। छाल को ही कॉर्क कहते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है?
केंद्रक हो गया, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। इसी में कोशिका अंगक पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी बॉडी हो, सब इसी में पाए जाते हैं, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? कोशिका के पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका को। गोल्जी बॉडी को कोशिका का परिवहन का नियंत्रक कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका का परिवहन का नियंत्रक किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। कोशिका का कंकाल कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? मेटाफेज। आंसर हो जाएगा सी, मेटाफेज। अंतिम चरण टेलाफेज कहलाता है, टेलोफेज कहलाता है, टेलोफेज। विभाजन प्रारंभ होता है प्रोफेज अवस्था में। गुणसूत्र विभाजन होता है एनाफेज अवस्था में। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। आनुवांशिक इकाई क्या होता है? तो जीन होता है। आनुवांशिक इकाई जीन, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। किडनी के इकाई को क्या कहते हैं? किडनी की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। फेफड़ा एल्वियोली। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम। रसधानी जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में यह रहता है और यह बनाते हैं प्रोटीन। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाहर सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकाओं का पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। कौन से ऐसे कोशिका जो है अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाहर सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं का पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। यह है लाइसोजोम। लाइसोजोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। यह तो सरासर गलत है, क्योंकि पादप कोशिका में ही रिक्तिका पाई जाती है, जंतु कोशिका में न के बराबर या फिर नहीं ही पाई जाती है। पादप कोशिकाएं समानतः जंतु कोशिकाएं से बड़ी होती है। जी बिल्कुल, माफ करिएगा, जी बिल्कुल। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। जी हाँ। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। जी हाँ, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? यह काम है लसिका का। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? लसिका हो जाएगा। किस कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? नाभिक को। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग जो है, कोशिका अंग जो है, नाभिक ही है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण। केवल समसूत्रण। जनन में केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? निम्न में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु, तो कौन सा हो जाएगा? तो जल हो जाएगा। जल जो है 65 से 70% तक पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। आंसर हो जाएगा विषाणु, क्योंकि विषाणु में कोशिका नहीं होता है। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। सूत्र विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान
विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज। पादप कोशिकाओं की भित्तियां बनी होती है। पादप कोशिकाओं की भित्तियां सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सेलुलोज। माल्टोज अनाज में पाया जाता है। सुक्रोज गन्ना में पाया जाता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। देख रहे होंगे मैं थोड़ा फास्ट लेकर के चल रही हूँ क्योंकि मेरा कोशिश है कि सारे के सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। दूध और हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। पौधा में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण? एंथोसाइनिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चैप्टर नंबर है 3। अब हम लोग देखने वाले हैं उत्तक विज्ञान। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हमारे शरीर में वसा संचयक उत्तक कौन सा है? वसा का संचयन कहाँ पे होता है? कौन से उत्तक में होता है? तो यह होता है एडिपोज उत्तक में। उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है? ऑप्शन को आप लोग देख लें। उत्तक किसे कहेंगे? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डियां जो है संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। संयोजी उत्तक। हमारे शरीर में कई अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा। त्वचा हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। कौन से उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? आंसर हो जाएगा स्लिटेड कॉलमर एपिथेलियम। स्लिटेड कॉलमर एपिथेलियम। यह क्वेश्चन मुझे याद नहीं था। चलिए वीडियो बनाने से ही हो जाता है कि मेरा भी रिवीजन हो जाया करता है। उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। कौन से उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं? संयोजी उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? बताएंगे। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? अनैच्छिक होते हैं, एक ऐच्छिक मांसपेशी होते हैं और तीसरा हृदय होते हैं। आंसर हो जाएगा 3। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? त्वचा जो है अधिचर्म कोशिका से बनी हुई है, एपिथेलिया से बनी हुई है। हिस्टामिन स्नावक कोशिकाएं पाई जाती है। हिस्टामिन संयोजी उत्तक से आंसर हो जाएगा। संयोजी उत्तक में पाई जाती है हिस्टामिन स्नावक कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाई जाती है। शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है हिपेरिन। हिपेरिन कटे हुए भाग में रक्त जमने में मदद हिस्टामिन करता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है हिपेरिन। कटे हुए भाग में रक्त जमने में मदद हिस्टामिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 11 नंबर पे। अवकाशोतक एरियोलर टिश्यू के बीच एक पूरक उत्तर का काम करता है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक उत्तक का काम करता है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच पूरक उत्तक के बीच काम करता है। उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। कौन से उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? वाहिका। वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? पशु उत्तक प्रकार नहीं है। त्वचीय उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, यह सब पशु उत्तक है। जबकि मेरिस्मेटिक उत्तक जो है यह प्लांट में पाया जाता है, पौधा में पाया जाता है। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करते हैं? जल का परिवहन काम है जाइलम उत्तक का। मृदुतक और स्थूल उत्तक किसके प्रकार हैं? कौन से उत्तक के प्रकार हैं?
मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक जो है, यह 3 प्रकार सरल अस्थायी उत्तक का उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। कौन से उत्तक संवहन पुल बनाते हैं? जाइलम और फ्लोएम। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कठोर और मजबूत कौन सा उत्तक बनाता है? तो आंसर हो जाएगा अस्क्लेनकाइमा। दृढ़ उत्तक, लचीला जो है कोलेनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। पौधों का संरक्षित करना कार्य है। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना यह भी काम है। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना यह भी काम है। प्रकाश संश्लेषण करना यह काम नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल युक्त उत्तक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? अनियमित रूप से मोटी होती है स्थूल कोण उत्तक कोलेनकाइमा। सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी है। किस चीज के संचरण के लिए सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा पौधों में भोजन। यह फ्लोएम का प्रकार है। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है शीर्ष विभज्योतक। जहाँ पर विकास बहुत तेजी से होता है वहाँ पे शीर्ष विभज्योतक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? मृत कोशिकाओं से बना होता है दृढ़, माफ करिएगा, मृत कोशिकाओं से बना होता है, मृत कोशिकाओं से बना होता है दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक जो है पैरेनकाइमा जो है, यह मृदु उत्तक है जो कि जीवित कोशिकाओं से बना हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, इसे अस्क्लेनकाइमा होगा। अस्क्लेनकाइमा जो है यह मृत कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? जल के संवहन से जाइलम। उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। क्वेश्चन है, किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? जड़ तथा तने के घेरे में सिर्फ मोटाई रहता तब हो जाता पार्श्व विभज्योतक। यहाँ पे जड़ भी दे दिया गया है, तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शीर्षार्थ विभज्योतक। निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में विभज्योतक उत्तक। निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है? कौटिल्य वाले सर के द्वारा पैरेनकाइमा बताया गया है। पैरेनकाइमा जो होता है मृदु उत्तक जो कि जीवित कोशिका का बना होता है। यह गलत सर बताए हैं। मैंने भी क्लास किया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बायोलॉजी का, तो उसमें सर के द्वारा बताया गया था अस्क्लेनकाइमा दृढ़ उत्तक जो है, सिर्फ और सिर्फ दृढ़ उत्तक जो है यह मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। तो इस कारण से मैं आंसर टिक करूंगी ऑप्शन नंबर सी। कौन से उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? इसका भी आंसर वही पैरेनकाइमा बताया गया, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा अस्क्लेनकाइमा। साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं। साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और अस्क्लेनकाइमा। इसमें से सिर्फ और सिर्फ अस्क्लेनकाइमा जो है मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? जटिल उत्तक। किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो हो जाएगा जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति यह बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। फ्लोएम का कार्य खाद्यों का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है, तने को सहारा प्रदान करना, यह किसका काम है? कोलेनकाइमा का। खनिजों और जल का प्रवाह करना किसका काम है? जाइलम का। नेक्स्ट है, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है? आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा। कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है पैरेनकाइमा, मृदु उत्तक। कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? CO2 + H2O, यह हो जाएगा जाइलम वाहिकाएं। जाइलम वाहिकाएं।
35 नंबर है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में किसकी एक मोटी परत पाई जाती है? क्यूटीन। क्यूटीन। रेगिस्तान पौधे की बाह्य त्वचा में क्यूटीन की एक मोटी परत पाई जाती है और यह जो है आर्द्रता को संचित रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? जैविक उत्प्रेरक एंजाइम है। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? फ्रक्टोज। अनाज में माल्टोज, गन्ना के रस में सुक्रोज और लैक्टोज जो है दूध दही में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? कार्बन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादप में सर्वाधिक कार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? पानी से, उसके बाद प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से। इनमें से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? मैक्रो पोषक तत्व विटामिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ है। फ्रेडरिक मिस्चर ने इसे खोजा था और डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन क्रिक ने। फ्रेडरिक मिस्चर ने डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक की भी खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। बालों का रंग किसके कारण होता है? बालों का रंग मेलानिन के कारण। प्रोटीन संरक्षण में क्षार इवेंट से एक निर्माण होता है। प्रोटीन संरक्षण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है। आरएनए प्रति का निर्माण होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ है। इकाई जो होता है जीन होता है, वाहक गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड। रिबोन्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? मानव शरीर में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन और सबसे ज़्यादा धातु जो है कैल्शियम है। प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? प्रोटीन एंटीबॉडी का, कोशिका झिल्ली का, एंजाइम का। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन हो जाएगा केसिन प्रोटीन। रेनिन क्या है? तो एंजाइम है। केसिन, रेनिन एंजाइम केसिन को केसिनोजेन में तोड़ता है। रेनिन एंजाइम जो है केसिन को केसिनोजेन में तोड़ता है। इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? द्विपद नाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है? कैरोलस लिनियस को। किसे? कैरोलस लिनियस को। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका पौष्टिकरण किण्वन की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए द्विहेलिक्स मॉडल दिया था। जेम्स वाटसन एवं क्रिक। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, थायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ये सब 5 समूह हैं, जबकि प्रोडोकॉर्डेटा नहीं है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? स्पेसीज, जाति। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है किसे? प्रोटोजोआ को। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? पहले नंबर पे जाति, उसके बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद उपवर्ग, फिर वर्ग, उपसंघ, फिर संघ, उपजगत, फिर जगत आते हैं।
उस तरह से याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन आएगा। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो वंश आता है, जीनस आता है। यहाँ पे दिया भी गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम, घटते क्रम। तो आप लोग देख सकते हैं जाति, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ और संघ के बाद जगत। सबसे बड़ी इकाई जो है पादप जगत का जगत है और सबसे छोटी इकाई जो है जाति है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति और सबसे बड़ी इकाई जगत, किंगडम है। याद रखिएगा, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कितने समूह में, कौन से समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? नाभिक किसमें नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में। और जीवाणु किसमें आते हैं? मोनेरा वर्ग में आते हैं। मोनेरा वर्ग में आंसर हो जाएंगे डी। इसमें अविकसित कोशिका वाले जीव आते हैं। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। 5 जगत में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल और प्लांटी। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो पोषण है। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? एनिमेलिया। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? एनिमेलिया। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, अनुवांशिकी एवं जैव विकास। स्टार्ट करते हैं इसे भी। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम अस्टाइवम है। पाइसम अस्टाइवम। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होता है? लड़की के जन्म के कारक XX होता है, जबकि लड़का के जन्म का कारण XY होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? पृथक्करण का सिद्धांत आता है, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत आता है, प्रभुत्व का सिद्धांत आता है, जबकि बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके DNA में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे आणविक जाति वृत्ति। नेक्स्ट है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। अपने जीन्स का आधा हिस्सा। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोजोम होती है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोजोम होती है 46। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोजोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोजोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? सेंट्रोमियर। मटर के पौधे में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? झुर्रीदार बीज होते हैं, हरी फली होती है, गोल बीज होते हैं जबकि गोल फली नहीं होती है, लंबी ही फली होती है। आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन से होते हैं? क्रोमोजोम होते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया गया है लेकिन आप लोग शामिल कर लेंगे। क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, इकाई जीन होता है, पदार्थ DNA होता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में कौन सा संयोजन होता है? बालिका पूछा जा रहा है तो 44 गुणसूत्र प्लस XX। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें 42 ऑटोसोम्स और 4 लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो कि गलत है। 44 + 2 होने चाहिए थे, इसका आंसर यह गलत है। जेनेटिक शब्द JD वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी के सभी गलत दिए गए हैं। देखना चाहें तो फिर से आप लोग देख सकते हैं। जीन की खोज किसने की थी? तो जोहानसन ने। लैंगिक प्रजनन में कौन कौन शामिल होते हैं? लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के एक जनक मेल और फीमेल शामिल होते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं 1 X क्रोमोजोम्स। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक जनन जो है अधिक विविधता ला सकता है। किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था? वंशानुगत के नियमों को प्रतिपादित ग्रेगर मेडल ने किया था। किसके प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं? आंसर हो जाएगा मेडल के।
मनुष्य जाति के एक पुरुष के उसके एक्स क्रोमोजोम उसके या उसकी से प्राप्त होती हैं। एक्स क्रोमोजोम किससे प्राप्त होता है? तो माता से प्राप्त होता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? थैलेसेमिया, वर्णाधता, हीमोफीलिया या सभी के सभी आनुवांशिक विकार हैं, आनुवांशिक रोग हैं। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन से। जीन उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? उत्परिवर्तन की खोज हाग्यो डी व्रीज ने। उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है। दैहिक उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है, दैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। माता पिता शुद्ध प्रजनन है। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, लैंगिक। आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन से होते हैं? क्रोमोजोम होते हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, या किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? यूजेनिक्स। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, या किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? यूजेनिक्स। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। विविधता क्या है? विविधता क्या है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच के अंतर को विविधता कहते हैं। एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर को, माता पिता और संतानों के बीच के अंतर को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक विविधता को कहा जाता है? आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच का आनुवांशिक भिन्नता को आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। व्याख्या किसने किया? तय किया है चार्ल्स डार्विन ने। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है अवशेषी अंग नहीं है, जबकि अकलदाढ़, अपेंडिक्स, कान की मांसपेशियां या सभी के सभी अवशेषी अंग हैं। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मूल संरचना एक समान होता है तो उसे समजात अंग कहेंगे, और इसे कहेंगे असमजात अंग या फिर समरूप अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप अंग है, ध्यान से देख लें, समरूप अंग इसमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, लॉबस्टर के पूंछ और व्हेल का फॉल। मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष किस में मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष अफ्रीका में मिलते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपैरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपैरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? निषेचन। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? मेसोजोइक काल में। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूल वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? वाइज होमिनिड। वाइज होमिनिड, इसका अर्थ हो जाएगा आधुनिक मानव। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था?
आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। जैव विविधता का आधारभूत स्रोत है उत्परिवर्तन। जैव विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन है। किसके विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि किसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है, यह बताता है डार्विन के विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। किसने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है। हाल्डेन ने। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है जीवाश्म। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया, चैप्टर आ गया 5 नंबर, पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किस चीज का निर्माण करती हैं। आंसर हो जाएगा डी, युग्मनज का। युग्मनज का। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका के बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकती है। आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। विषाणु जो है सजीव एवं निर्जीव के बीच का योजक कड़ी है। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने? लीवेनहॉक ने। अमीबा का प्रचलन अंग जो है कुटुपाद है और युगलिना जो है पादप जगत एवं जंतु जगत के बीच का योजक कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। और भी है जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। ब्रिवियो कॉलेरी से हैजा होता है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एकोस्कीय जीव समाविष्ट है। मोनेरा वर्ग में। 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया था, तो आर.एच. व्हिटेकर ने। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल। यह नील हरित शैवाल इसे कहते हैं, लेकिन यह शैवाल है नहीं, यह बैक्टीरिया है। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं और इसे स्थलीय वनस्पति का पुरोगामी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। मोनेरा समूह में खास करके याद रखिएगा जीवाणु आते हैं, इसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा, मतलब बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यह सब जीवाणु में ही आते हैं। आंसर हो जाएगा बी, डायटम। यह मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम। द्विविखंडन होता है जीवाणु में, असूत्रीय विभाजन जीवाणु में होता है। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। प्रोटोजोआ, लिस्मानिया, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना जो कि प्रोटोजोआ में ही आता है, यह सभी के सभी बहुविखंडन प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है। पेनिसिलियम जो है मृतोपजीवी कवक है। कवक की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलियम कवक की खोज की थी और इसने प्रयोगशाला में प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन तैयार किया था। प्रतिजैविक एंटीबॉडी पेनिसिलिन से तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी याद रखिएगा प्रयोगशाला में निर्मित दूसरा एंटीबायोटिक्स कौन सा है, तो वैक्समैन द्वारा निर्मित स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि जीवाणु द्वारा तैयार किया गया था। पहला जो है पेनिसिलियम कवक द्वारा और दूसरा जो है किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा, वॉक्समैन के द्वारा। और कौन से एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है।
गेहूं का कीट रोग, गन्ने की लाल सड़न रोग, अंकुर का आर्द्र पतन या सभी के सभी कवक से होने वाला रोग है। जबकि साइट्रस कैंकर जो है यह जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि में प्रजनन किस प्रकार होता है? आंसर हो जाएगा बी, बीजाणु जनन होता है। थैलस जैसे संरचना होती है, इसमें बहुत सारे बीजाणु भरा हुआ रहता है। जिस तरह से बीजाणु जो है बड़े आकार ग्रहण करते जाते हैं, उसके बाद थैलस जो है फट जाता है और यह सब वायु में बीजाणु जो है फैल जाते हैं और जहाँ पे भी नमी ये सब अपना भोजन जहाँ पे इनको मिलता है वहीं पे अपना विकास करने लगते हैं। निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? राइजोपस। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल आते हैं, लाइकेन आते हैं। थैलोफाइटा क्या क्वेश्चन है? पादपों के किस समूह के सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, लाइकेन ये सब आते हैं। ट्रेडोफाइटा जिसे पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी पत्ती वाला पौधा होता है जिम्नोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल है चीड़, फर, देवदार, साइकस, पाइनस, यह सब। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कौन से कवक का यूज होता है? कौन से ईस्ट का कवक कौन सा यूज होता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेवसी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? मुकुलन हो जाएगा। किस प्रकार के पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं, एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है। लाइकेन जो है थैलोफाइटा से संबंधित है। लाइकेन और शैवाल जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे किस समूह में आते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत। कवक भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। मशरूम क्या है? मशरूम जो है यह एक कवक है। क्या है? कवक है। एक बहुकोशिकीय जीव है। 29 प्रश्न में कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? साइनोबैक्टीरिया जो है एक बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? शैवाल थैलोफाइटा से संबंधित। 22वां प्रश्न है, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसे कहेंगे पैरासाइटाइड। नीचे कौन सा बंडिंग पुनरुत्पादित होता है? इनमें से कौन सा बंडिंग पुनरुत्पादित होता है? आंसर हो जाएगा खमीर और हाइड्रा। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? थैलोफाइटा में रिक्सिया नहीं आएगा। रिक्सिया, मार्केसिया और स्फेगनम जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा बी। उल्वा जो है यह लाल सवाल है। स्पाइरोगायरा हरा सवाल है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत मार्सिलिया, एजोला, एक्विस्टेम और साल्विनिया आता है। मार्सिलिया, एजोला, एक्विस्टेम और साल्विनिया टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? वही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बता भी दिया। इनमें से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध काई शैवाल जिसे कहते हैं। समुद्री शैवाल का अभिलाषणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? क्लोरोफिल। कैरोटीन के कारण जो है गाजर का लाल रंग, पत्ती का पीला रंग, दूध का हल्का पीला रंग और दूध का हल्का उजला रंग केसिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण,
पत्ती का पीला रंग कैरोटीन के कारण, दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण, जबकि दूध का उजला रंग किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? स्पाइरोगाइरा, यह क्या है? तो हरा सवाल है। थैलोफाइटा समूह में जो आते हैं उसे विभेदित नहीं किया जाता है। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? मीथेन का। किस समूह के पौधों को समानता शैवाल कहा जाता है? शैवाल थैलोफाइटा के समूह को। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे थैलोफाइटा कहलाते हैं। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे कहा जाता है थैलस कहा जाता है। थैलस। शैवाल का जो आकार होता है, शरीर का आकार, वह थैलस के समान ही होता है। निम्नलिखित प्लांट में कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? आंसर हो जाएगा कारा और स्पाइरोगाइरा। रिक्सिया जो है ब्रायोफाइटा में आता है, मार्सिलिया जो है टेरिडोफाइटा में आता है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? बताएंगे ब्रायोफाइटा को। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? संवहन तंत्र नहीं होता है उसे ब्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। संवहन तंत्र करने का मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है या एक जटिल अस्थायी उत्तक होता है। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? मार्केंसिया। राइजोइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? राइजोइड पौधों की सहायता से यह अंध स्तर से जुड़े होते हैं। पौधे की सहायता से यह अंध स्तर से जुड़ जाते हैं। सही है, जो जड़ का निर्माण करते हैं। ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाली उभार को कहा जाता है राइजोइड। एक बीजपत्री पौधा कौन सा है? तो यह हो जाएगा लहसुन। लहसुन, प्याज, सतावर लिलिएसी कुल के अंतर्गत आते हैं, जबकि पॉल्मी कुल के अंतर्गत खजूर, तार, नारियल, सुपारी। ग्रेमनी कुल में सभी अनाज आते हैं जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, बांस। म्यूजेसी कुल में केला आते हैं और यह सभी एक बीजपत्री हैं। एक बीजपत्री के अंतर्गत लिलिएसी, पॉल्मी, ग्रेमनी, म्यूजेसी यह सब आते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधों में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं? मार्सिलिया। मार्सिलिया हो गया, एजोला हो गया, एक्विटेरियम हो गया। मॉर्स ऑरिक्सिया जो है, मॉर्स ऑरिक्सिया, यह दोनों ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। कारा हो जाएगा शैवाल। किसके बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पारोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है? आंसर हो जाएगा बी, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? पुष्प नहीं होते हैं। संवहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे, कौन से थे? आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा होते हैं बीज रहित संवहनी पौधे। निम्नलिखित में से किस पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं मार्सिलिया में। मार्सिलिया एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी या फिर नेटाल पौधा कहते हैं। इसमें फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजों से संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। आंसर हो जाएगा देवदार। देवदार जिम्नोस्पर्म, जिसका बीज जो है नंगा होता है, फल के बाहर में होता है। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? इफेड्रा पौधा को अनावृत बीजी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज जो है आवरण रहित होते हैं, बिना आवरण के होते हैं? अनावृत बीजी। अनावृत बीज हो जाएंगे
जिम्नोस्पर्म हो जाएंगे। नग्नबीजी होते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाइनस जो है नग्नबीजी है, जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? जिम्नोस्पर्म चीड़ है। चीड़, चीड़ हो गया, फर हो गया, साइकस हो गया, सिकोया हो गया, देवदार हो गया। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन उत्कों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं, बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं फेनरोगेम। फेनरोगेम पुष्पीय पौधा है। क्रिप्टोगेम अपुष्पीय पौधा है। निम्न में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? अस्टीवा को। अल्फा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है। समान गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? रेडवुड। यह जो है विश्वतरेखीय सदाबहार वन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? आवृत बीजी पौधे के अंदर फल के अंदर जो है बीज मौजूद होते हैं। परागन समूह के पौधे की एक विशेषता है। परागन एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की एक विशेषता है। आवृत बीजी पौधे की एक विशेषता है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित होते हैं पुष्प। द्विनिषेचन का गुण है। द्विनिषेचन का गुण आवृत बीजी पौधे में। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसे कहेंगे द्विबीजपत्री। क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री कहेंगे। आवृत बीजी पौधे की पत्तियों में कितने प्रकार की शिरा रचना वेनेशन होती है? आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की शिरा रचना होती है। नेक्स्ट चैप्टर है 6 नंबर पादप आकार की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? जड़ का निर्माण मूलांकुर करता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं, मूल रोम कहते हैं, जो कि मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करता है परासरण विधि से। किस पौधे के वानस्पतिक भाग में होते हैं? जड़, तने और पत्तियां। हम आलू के कौन से भाग को खाते हैं? आलू को हम लोग तना खाते हैं, आलू के तना वाले भाग को खाते हैं। नेक्स्ट है, जड़ जो है मूसला या प्राथमिक जड़ टैप रूट कहते हैं। मूसला हो गया, प्राथमिक जड़ हो गया, टैप रूट। और जड़ में आ जाएगा गाजर, आ जाएगा मूली, आ जाएगा जिसका हम लोग जड़ खाते हैं। शकरकंद हो जाएगा जड़ में ही। आलू जो है कंद में आता है। प्रकंद में अदरक हल्दी आता है। और घन कंद में ओल आदि ये सब आता है। और सलकंद में प्याज लहसुन ये सब आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत। गलत कथन को चुने। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत। आंतरिक भावों की रक्षा करती है, सही है। पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है। भोजन का संश्लेषण करती है, यह गलत दिया गया है। गैसों का आदान प्रदान करती है स्टोमाटा के द्वारा, यह सही है। पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? आंसर हो जाएंगे पत्तियां। पत्तियां हो जाएगा। इसमें पोटेशियम होता है जो कि रंध्र को खोलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। और पत्तियां में ही रंध्र होते हैं। रंध्र स्थित होते हैं पत्ती में। फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। फूल का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर है। अंडक का एक भाग नहीं है पुंकेसर। पुंकेसर अंडक का एक भाग नहीं है, जबकि वर्तिकाग्र, अंडाशय, अस्टाय जो है अंडक का एक भाग है। पुंकेसर के भाग हैं परागकोश और पुतंतु। परागकोश और पुतंतु जो है पुंकेसर के भाग हैं। एक एकलिंगी पुष्प होता है। पपीता जो है एक एकलिंगी पुष्प होता है। नेक्स्ट है, फूल के नर प्रजनन भाग को कहा जाता है?
फूल के नर प्रजनन भाग को कहा जाता है पुंकेसर। परागकण किसमें पाए जाते हैं? परागकण जो है परागकोश में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? पुष्प के मध्य में कार्पेल। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र। पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। मादा जनन अंग कार्पेल कहलाता है। कार्पेल। पुंकेसर पुष्प का हो गया पेटल दलपुंज, सेपल बाह्य दलपुंज। बीज के 3 भाग हैं। बीज के 3 भाग हैं, बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। खाद्य भंडार के रूप में बीजपत्र काम करता है। बीजपत्र जो है पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बहुबीजी फल नहीं है तो लीची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? लीची में सिर्फ एक ही बीज पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? मटर। केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? केले के खाने वाला हिस्सा अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति। लीची का हम लोग एरिल खाते हैं, सेब का मांसल पुष्पासन खाते हैं, नारियल का अंतः भ्रूणकोश, गेहूं चावल मक्का का हम लोग भ्रूणकोश खाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? फूल और फल केवल एक बार ही देता है। आंसर हो जाएगा डी, केला। आगे है चैप्टर नंबर 7, पादप आकार की क्रिया विज्ञान। इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। वन जो है वन वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। यह सब इजी क्वेश्चन है, इसलिए फास्ट थोड़ा कर लेते हैं। किस स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है? किन स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन जो है कम हो जाता है? जब उच्च आर्द्रता हो जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन जो है कम हो जाएगा। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। वायुमंडल को ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, जिसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। गन्ने के पौधे सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल हैं। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? लाल रंग के प्रकाश में, उसके बाद नीला। हरा, पीला, अवरक्त परावैंगनी किरण में नहीं होता है। कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? तना करता है। पत्तियां जो है कांटा में रूपांतरित हो जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति से होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति से होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा हरा। इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एटीपी को कॉइन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के टूटने से 40 एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन प्राप्ति जो है 38 एटीपी का ही होता है। एटीपी का फुल फॉर्म ने क्या बताया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होते हैं?
प्रकाश संश्लेषण पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में। आंसर हो जाएंगे बी। मैं थोड़ा फास्टिंग करवा रही हूँ क्योंकि कम समय में इसका रिवीजन हो सके, क्योंकि ज़्यादा टाइम में तो सर भी रिवीजन करवाते ही हैं। मैं अपना वीडियो मैं जो बनाती हूँ बहुत कम समय में कोशिश करती हूँ कि बहुत ही कम समय में मैं वीडियो बना पाऊँ और टाइम का बचत हो पाए। परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। परजीवी, प्राणी संपोषण, मृत पोषित, यह सब परपोषित पोषण की एक पद्धति है, जबकि स्वचालित नहीं है। स्वचालित मतलब स्वपोषी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? प्रकाश संश्लेषण। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु से मुक्त होगी? किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वायु में ऑक्सीजन मुक्त होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जाइलम से आता है। और जाइलम में कहाँ से आता है तो पता ही है, पानी का जो संचरण करता है, संवहन करता है, कौन? जाइलम ही करता है। और पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा केल्विन साइकिल। किस स्तर पर? केल्विन साइकिल स्तर पर। पौधों में शर्करा का समान प्रभावी रूप है सुक्रोज। पौधों में शर्करा का समान प्रभावी रूप क्या है? सुक्रोज। ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीश्वसन जो है, ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन होता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? वायु श्वसन, एरोबिक रिस्पिरेशन। इनमें में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? ऊष्मीय ऊर्जा श्वसन में। श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का किस में विखंडन है? पाइरूवेट में विखंडन है। पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन है। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? अवायुवी जीव। अवायुजीवी जीव जो है ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? मिट्टी से प्राप्त होते हैं नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? जल के परिवहन के लिए जाइलम। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा पराशरण। क्या कहलाएगा? पराशरण। पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट जो है मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म। जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। फूल में पुष्प योनि है। फूल में पुष्प योनि मादा जनन तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? पोषक ऊतक का कार्य एंडोस्पर्म भ्रूण कोश। निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? ब्रायोफाइलम। एक प्रसुप्त या डोमेट भ्रूण द्वारा समान विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को कहा जाता है अंकुरन। निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है? केवल एक ही जनक, तो यह हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन। दो जनक भाग लेते हैं जिसे कहेंगे लैंगिक प्रजनन। एक फूल के परागकोश से प्रतिकार तक परागणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है गुलाब हो जाएगा। परागण क्या है? परागण परागकोश से स्टिग्मा का क्या है? परागकोश से स्टिग्मा तक
पराग का संचार क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचारण परागण कहलाता है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा है नहीं। किस पादप हार्मोन की सहायता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? ऑक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? साइटोकाइन, माफ करिएगा, यह हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें से ऑक्सिन हार्मोन जो है पादप हार्मोन है। फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं। हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ के दूसरी तरफ क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। किसके कारण से? कौन से हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाती है? क्या हो जाएगी? ऑक्सिन हार्मोन के कारण। ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो है विसरण, मतलब ऑक्सिन हार्मोन के विसरण के कारण ही पौधे जो है जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जिब्रेलिल अम्ल के द्वारा। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। जिएटिन का उत्पादन में होता है। जिएटिन का उत्पादन जड़ में होता है और इसे जाइलम में टहनी तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। आंसर हो जाएगा बी। जिएटिन का उत्पादन जड़ में होता है, इसे जाइलम में टहनी तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। जाइलम द्वारा टहनी तक पहुंचाया जाता है, यह होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? एब्सिसिक अम्ल।